हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। शुरू करते हैं 24 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 9th स्थान इन्हें हासिल किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत अपने वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वार्षिक वन वृद्धि में तीसरा स्थान बनाए रखा है इसने। यह आंकड़ा किसने जारी किया है? तो यह आंकड़ा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन द्वारा जारी किए गए ग्लोबल रिसर्च रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 में दिया गया है। इससे पहले मूल्यांकन में भारत 10वें स्थान पर था, जो कि अब 9वें स्थान पर हो गया है। इसके बारे में जानते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो लेट देयर बी ब्रेड, अर्थात सभी को भोजन मिले। इसके बारे में और जानते हैं। तो वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। जो वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि उसमें तीसरा स्थान है इस भारत का। और भारत से आगे दो देश और कौन कौन से? तो चीन और वियतनाम। भारत का कुल फॉरेस्ट कवर भी देखते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 24.62% है। कुल वन क्षेत्र लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र में प्रमुख वृद्धि वाले राज्य देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जिनके वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और वनावरण में कमी वाले राज्य भी हैं कुछ, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इन राज्यों के वनावरण में कमी हुई है। भारत का योगदान देखते हैं। तो भारत विश्व में कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा रखता है। विश्व के वन क्षेत्र के मामले में शीर्ष 10 देशों में भारत शामिल है। और सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? तो रसिया में पाए जाते हैं। टॉप 10 में पहले नंबर पर रसिया, दूसरे पे ब्राजील है। यह जलवायु परिवर्तन में लड़ाई और नेट जीरो कार्बन लक्ष्य 2070 को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। तो भारत ने नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है? सन 2070 तक प्राप्त करने में एक बड़ा कदम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2025 को पेरू ने लीमा में कितने दिनों की लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू की राजधानी लीमा है, वहां पे 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वहां पे बढ़ते अपराधों, हिंसा और कानून व्यवस्था के संकट से निपटना है। पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी और वहां का मंत्रिमंडल ने इस पर अंतिम मोहर लगाई है। पेरू लंबे समय से गैंग हिंसा और ड्रग तस्करी की समस्या से जूझ रहा है। साउथ अमेरिका में ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो वेनेजुएला कंट्री हो, पेरू है, अन्य देश भी, वहां पे ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है अभी हाल ही में और पिछले वर्षों से भी। तो लीमा और कालाऊ बंदरगाह शहर हैं पेरू के, जिनका उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भी किया जाता है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक विश्व की सबसे बड़ी नौकागमन झील है जिसका नाम है टिटकाका झील। तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पावर को अपने 1600 मेगावाट के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी मिली। यह प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है ये। इसके बारे में देखते हैं। तो यह पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। प्रारंभ में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक्सपोर्ट आउटपुट के लिए था, यानी कि बाहर के देशों को बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। उसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश इसके पेमेंट में काफी डिले कर रहा था शेख हसीना के टाइम पीरियड से ही, लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद इसके पेमेंट में डिले और बढ़ता गया। तो इसीलिए अब जो ये बिजली है वो भारत के अन्य राज्यों में भी सप्लाई की जाएगी। इस प्रकार गोड्डा प्लांट अब से बांग्लादेश की आवश्यकता को नहीं देखते हुए भारत के घरेलू बिजली बाजार में भी अपनी विद्युत आपूर्ति कर सकता है। इसका लक्ष्य है कि भारत में एक बड़ी बिजली मांग को पूरा करना और ग्रिड लचीलापन को बढ़ाना। तो ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी एक जिला है सोनभद्र, उससे झारखंड की सीमा स्पर्श होती है। सिर्फ सोनभद्र से झारखंड की सीमा स्पष्ट होती है, क्योंकि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पष्ट होती है: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
इसके अलावा झारखंड के बारे में और जानते हैं, जैसे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और झारखंड के वर्तमान गवर्नर संतोष कुमार गंगवार हैं। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। एक्चुअल में सन 2000 में 3 भारतीय राज्यों का गठन हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य थे। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड के अलावा हाथी केरल केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है। झारखंड में हुंडू जलप्रपात भी स्थित है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड की एक मुख्य नदी है। और झारखंड में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीट भी देखते हैं, तो झारखंड में 6 राज्यसभा की हैं सीट्स, 14 लोकसभा की सीट्स हैं और 81 विधानसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंग 6 मिशन के नमूने में उल्कापिंड के अवशेष किस खगोलीय पिंड पर पाए गए हैं? तो ये चंद्रमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मून। चीन के चैंग सिंह नाम से ही पता चल रहा होगा कि चीन का मिशन है ये। नमूने से चंद्रमा पर उल्कापिंड के 2 अवशेष पाए गए हैं, जो चंद्रमा के इतिहास और ब्रह्मांडीय प्रभावों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। चंद्रमा पर अधिकांश भूगर्भीय गतिविधियां धीमी थीं और चंद्रमा की सतह पर प्लेट टेक्टोनिक्स तथा वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा प्राचीन रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। इस कारण से चंद्रमा पर उल्कापिंड प्रभावों के अवशेष बेहतर सुरक्षित मिल सकते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इस तरह के अवशेषों से हम आइसोटोप विश्लेषण करना, ताकि यह पुष्टि हो सके कि किस सोर्स से आए थे। चंद्रमा पर पानी यानी हाइड्रेट मिनरल्स की खोज में आगे बढ़ना या पलायन एवं भविष्य चंद्र अन्वेषण के लिए अहम रहेगा। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं, जैसे चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से टकराए थेरिया नामक पिंड के मलबे से हुआ था। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। अमावस्या इसी प्रकार, अमावस्या जब चंद्रमा सूर्य की दिशा में होता है, तब अमावस्या यानी फुल मून की घटना होती है। और पूर्णिमा जब चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है, तब पूर्णिमा यानी फुल मून की घटना होती है। चंद्रमा पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट, सबको पता ही है। और पृथ्वी से औसत दूरी चंद्रमा की 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 27 दिन है लगभग। और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां ना ध्वनि सुनाई देगी ना, और वहां पर आकाश हमेशा कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही परावर्तित करता है। भारत के मिशन अभी तक कौन कौन से गए चंद्रमा पर, वो देखते हैं। चंद्रयान 1 जो कि 2008 में गया था। इसका इसने किस चीज की खोज की? तो वहां पर चंद्रमा पर जल अणु की इसने खोज की थी। ये प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को ये प्रक्षेपण हुआ था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। अच्छा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा है वो कहाँ स्थित? तो आंध्र प्रदेश की पास स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है श्रीहरिकोटा। और यहीं पर इसरो का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके किससे लॉन्च किया गया? तो ये PSLV-6 11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 2, तो इसका ऑर्बिटर सफल रहा था, लेकिन इसका जो लैंडर विक्रम है वो सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था। इसका उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। फिर चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत इसमें पहला देश बना था विश्व का। विक्रम का नाम इसमें लैंडर था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोकन अभ्यास 2025 में भारत और किन देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इन रोकने यानी कि इंडियन नेवी, और ROKN से मतलब है रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी। ठीक है। इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? तो ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बारे में जानते हैं। इन रोकन अभ्यास ये पहला नौसैनिक अभ्यास है। और कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान नौसेना बेस पे आयोजित हुआ है। इसमें भारत की तरफ से भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित INS सहाद्री ने भाग लिया है। इसके अलावा आपको ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का मैप दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये 38 पैरेलल लाइन, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है आपस में। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है, 38 पैरेलल लाइन। इसके अलावा इन दोनों के बीच कोरिया युद्ध भी चला था 1950 से लेकर 1953 तक। इस युद्ध के बाद कोरिया
का उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विभाजन हुआ था। कोरिया युद्ध कब से कब तक चला? तो 1950 से 1953 तक चला था। ठीक है। कोरिया से संबंधित कुछ फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कोरिया की प्रमुख कंपनियां हैं सैमसंग, एलजी, एसके हाइनेक्स, ये प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी इसकी कंपनी जैसे हुंडई, किया, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना एक्साइज ऑस्ट्रिया हिंद 2025 में भाग लेने किस देश में गई है? तो एक्साइज ऑस्ट्रिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक थल सेना युद्ध अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में जानते हैं तो इसका चौथा संस्करण है और कब से कब तक हो रहा है? तो 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगा ये। कहाँ पर होगा? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ डार्विन बैरेक्स में। इसकी शुरुआत सन 2022 से हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के और भी युद्ध अभ्यास उनके बारे में भी देखते हैं। तो पहला तो हो गया थल सेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद, उसके अलावा एक नौसेना अभ्यास है आइस इंडेक्स, ओसी इंडेक्स। यह द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कि 2 वर्ष, ये 2 वार्षिक है, 2 वर्षों में एक बार होता है ये। ठीक है, ओसी इंडेक्स। इसके अलावा एक मालाबार अभ्यास है जिसे कि क्वाड अभ्यास भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वाड कंट्रीज भाग लेते हैं। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसका 2020 में स्थायी रूप से भागीदारी के रूप में सदस्य बना है मालाबार अभ्यास का। इससे पहले ये भारत, जापान और यूएसए के बीच में ही होता था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक अभ्यास और है वायुसेना अभ्यास, जिसका नाम है पिच ब्लैक। यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय, बाकी ये ओसी इंडेक्स और ऑस्ट्राइन ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होते हैं। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है और पिच ब्लैक अभ्यास है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी एक द्विवार्षिक अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने इसमें 2024 में भी भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है और जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया को सूखा महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे सूखा बसा हुआ महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो क्वासीलैंड के तट पर स्थित है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उलरू, यह उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक विशाल बलुआ पत्थर का निर्माण है जो स्वदेशी लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। जो ऑस्ट्रेलिया की नेटिव पॉपुलेशन है उनके लिए पवित्र स्थल है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर ही स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही कारण ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर वर्षा पूर्वी भाग में ही होती है और पश्चिमी भाग में यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा आउटबैंक, तो यह ऑस्ट्रेलिया का विशाल शुष्क और अर्ध शुष्क आंतरिक भाग है जिसे आउटबैंक कहा कहलाता है, या आउटबैंक कहते हैं इसे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक पिंक लेक भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? तो हेलियर झील इसका नाम है और इसका पानी कैसा है? गुलाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी कृषि योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस यानी दाल, ये योजना भी लॉन्च की है। इसके बारे में देखते हैं। तो 2 योजना लॉन्च की हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दोनों भारत सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। तो पहली योजना है पीएम धान्य कृषि योजना और सेकंड है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। देखते हैं। तो पीएम धन कृषि योजना, इस योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश में 100 सबसे कम प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में किसानों की आय में सुधार करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का फोकस कृषि क्षेत्र को अधिक कुशल, टिकाऊ और जलवायु लचीला बनाने में है। इस योजना की अवधि देखते हैं तो यह 6 साल की योजना है जो 2025-26 से शुरू होगी। अब सेकंड योजना मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना जो 6 साल का मिशन है जिसका उद्देश्य दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। याद रखना, भारत विश्व में दाल का सर्वाधिक उत्पादक करता है, लेकिन सर्वाधिक उपभोग भी भारत ही करता है दालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। इसके बारे में देखते हैं। तो विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह देश का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान की भावना को बढ़ावा देना। इस पहल का लक्ष्य विकसित भारत एट 2045
47 के दृष्टिकोण को साकार करने में छात्रों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है? तो साधु टी.एल. वासवानी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये नो नॉनवेज डे घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। इनके बारे में जानते हैं। तो साधु टी.एल. वासवानी एक भारतीय संत, दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति गहरे प्रेम को समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं रहा है उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में? तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी इनका रहा है, मदन मोहन मालवीय इनका भी रहा है, गौरीशंकर मिश्र इनका भी रहा है। बाबा रामचंद्र का इसमें योगदान नहीं रहा, क्योंकि बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में किया गया था। इसका गठन मुख्य रूप से होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना, उच्च लगान और अन्य प्रकार की अवैध वसूलियों का विरोध करना, किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। इसका विकास और प्रभाव देखते हैं। तो प्रारंभिक सफलता, गठन के बाद संगठन ने तेजी से विस्तार किया। जून 1919 तक इसकी लगभग 450 शाखाएं हो चुकी थी। इसी बीच में अवध किसान सभा का उदय होता है 1920 में। कुछ मतभेदों के चलते बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा नामक अलग संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो प्रतापगढ़ में किया गया था। इसके द्वारा बाबा रामचंद्र के द्वारा। विद्रोह और दमन देखते हैं। तो 1919 के अंत तक किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। सरकार ने इसका दमन करने के लिए कई नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे 1921 के अंत तक सभा का प्रभाव कमजोर हो गया। एकता आंदोलन, तो हालांकि किसान आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इससे ही प्रेरित होकर 1921 में मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ। तो मदारी पासी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो एक आंदोलन का। वो अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। कहां पर? प्रतापगढ़ में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।